अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जी कोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट फॉर्म यूजिंग HTML। आफ्टर क्रिएटिंग फॉर्म HTML देन अप्लाई CSS। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HTML में फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे कि HTML फॉर्म हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में आपको बताऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको फॉर्म नज़र आ रहा होगा। मैंने ये फॉर्म सिंपल HTML में बनाया है, इसके ऊपर मैंने कोई CSS अप्लाई नहीं की। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ इनपुट कंट्रोल यूज़ की, तो मैं आपको इन सब के बारे में आज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक और नया टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है, सबलाइम जिसे कहते हैं। मैं आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट एडिटर में काम करके दिखाऊंगी ताकि आपको तमाम टेक्स्ट एडिटर के बारे में पता चले। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मैंने नोटपैड में काम किया था, उसके बाद ड्रीमवीवर में काम किया था, अब मैं सबलाइम में काम करके दिखाऊंगी। इसी तरह से नेक्स्ट और टेक्स्ट एडिटर में काम करके दिखाऊंगी ताकि आपको तमाम टेक्स्ट एडिटर के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज मिलता जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में एक वीडियो बना के दिखाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसके बारे में आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन बता दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म क्रिएट किया होगा। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है HTML फॉर्म का, उसके बाद मैंने H1 का टैग यूज़ किया है, वहाँ पे मैंने हेडिंग दी है और उसको सेंटर पे लाइन कर दी है। सिमिलरली मैंने फॉर्म पे भी यूज़ किया है और उसको सेंटर पे लाइन कर दिया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल से। जो इनपुट कंट्रोल्स होते हैं वो हम यूज़र से एक लाइन में जो इनपुट लेना चाहते हैं उसके लिए हम लोग इन इनपुट कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें मल्टीपल इनपुट चाहिए यूज़र से तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया होता है वो इस्तेमाल करते हैं। वन लाइन में इनपुट चाहिए यूज़र से तो उसके लिए हम लोग इन इनपुट कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नेम नज़र आ रहा होगा। नेम मैंने यहाँ पे इसे स्पेसिफाई किया है, मैं यूज़र को बताना चाह रही थी कि मुझे यहाँ पे आपकी नेम की इनपुट चाहिए, मुझे आपका नेम चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, नेम ऐड किया है। NBSP नज़र आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है, ये हम लोग स्पेस डालने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट यूज़ कर रही हूँ कि मुझे आपसे इनपुट चाहिए, टाइप कि किस टाइप की इनपुट चाहिए आपको, मुझे टेक्स्ट टाइप की इनपुट चाहिए। नेम मैंने आपको जैसे पहले बताया, यहाँ पे नेम का कोई काम नहीं है। नेम हम लोग जस्ट जब हम लोग PHP में काम करेंगे तो वहाँ पे सर्वर को भेजने के लिए हम लोग यहाँ पे नेम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिक्वायर कीवर्ड हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमें यूज़र से कम्प्लीटली वो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन में मस्ट चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं हो सकती। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो सकता, वो कैंसिल हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पे BR का टैग नज़र आ रहा होगा। BR का टैग हम लोग नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईमेल की इनपुट ली है, मैं यूज़र से यहाँ पे ईमेल की इनपुट लेना चाह रही हूँ। उसके बाद आप NBSP यहाँ पे मैंने स्पेस डाली है। स्पेस डालने के बाद इनपुट, मुझे इनपुट चाहिए, टाइप किस टाइप की इनपुट चाहिए आपको, मुझे ईमेल की टाइप की इनपुट चाहिए। नेम यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, ईमेल का नेम दे दिया। और रिक्वायर्ड कीवर्ड कि प्लीज़ ये आप लाजमी फिल कीजिए, अपना नेम भी लाजमी फिल कीजिए और ईमेल भी लाजमी फिल कीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही हम रिक्वायर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, अगर यूज़र ईमेल को फिल नहीं करता, नेम को फिल नहीं करता और वो सबमिट पे क्लिक कर देता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि प्लीज़ फिल द फील्ड, कि ये फील्ड आप लाजमी फिल करें। उसके बाद आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने BR का टैग यूज़ किया है कि BR का टैग मैंने नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाने के लिए। दूसरा BR का टैग मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है कि इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, पासवर्ड, कि मुझे यूज़र से पासवर्ड चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस डाली है। स्पेस डालने के बाद यहाँ पे इनपुट, कि मुझे इनपुट चाहिए, टाइप किस टाइप की इनपुट चाहिए, मुझे पासवर्ड टाइप की इनपुट चाहिए। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, पासवर्ड, और BR का टैग कि यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर रही हूँ और दूसरे BR का टैग, इनके दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बाकी स्ट्रक्चर, बाकी जो सिंटैक्स है वो सब सेम है, जस्ट इसमें जो टाइप आ रही है वो चेंज आ रही है। अगर हमें टेक्स्ट इनपुट लेनी है तो टेक्स्ट राइट करेंगे, अगर हमें ईमेल इनपुट लेनी है तो ईमेल राइट करेंगे, अगर हमें पासवर्ड इनपुट लेनी है तो पासवर्ड लिखेंगे, अगर हमें कलर की इनपुट लेनी है तो कलर राइट करेंगे, सो ऑन। हमें जिस टाइप की इनपुट चाहिए जस्ट हमने वो टाइप लिखी है, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो काफ़ी ईजी है ये। तो चलिए अब इसको हमने यहाँ पे डिटेल से समझ लिया, अब इसको हम प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट के नाम से एक फाइल क्रिएट की है। फाइल क्रिएट करने के बाद
मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाती हूँ। मैं यूजर से नेम इनपुट लेना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ, नेम, उसके बाद इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ जाता है। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको किस टाइप की इनपुट चाहिए। मुझे टेक्स्ट टाइप की इनपुट चाहिए, नेम, मैं यहाँ पे नेम देती हूँ, मुझे नेम की इनपुट चाहिए। उसके अलावा सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमें किस तरह शो होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें आउटपुट इस तरह से शो हो रही है। मैं यहाँ पे नेम लिखा था, यहाँ पे नेम आ रहा है, और यहाँ पे देखिए इनके बीच में स्पेस नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पे NBSP का टैग यूज़ नहीं किया। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ NBSP, उसके बाद सेमीकोलन यूज़ किए। सेमीकोलन लगाने के बाद इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाते हैं और चेक करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 2 दफ़ा ये यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि उसमें स्पेस आ रही है या नहीं आ रही। तो उसको सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश, ये देखें इसके बीच में क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती जाऊँ कि मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करें। प्लेस होल्डर का इस्तेमाल हम लोग इस वजह से करते हैं कि यहाँ पे भी हमने यूज़र को बताना होता है कि हमें आपसे किस टाइप की इनपुट चाहिए। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी वो क्या होगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा, राइट करना स्टार्ट करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंटर नेम लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ कि मुझे यहाँ से यूज़र को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे आपके नेम की इनपुट चाहिए। उससे प्लेस होल्डर से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसे यहाँ पे नेम एंटर करना है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें कि इनपुट टाइप के अंदर, बॉक्स के अंदर ही वो बता रहा है कि यहाँ पे आप क्या एंटर करें, यहाँ पे आप नेम एंटर करें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा तो यूज़र कैसे लिखेगा। तो ये ऑलरेडी जो लिखा होगा, जैसे यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा और लिखना स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गया। तो प्लेस होल्डर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे इस वजह से करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब ईमेल लूँ तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ जैसे यहाँ पे इनपुट लिखा तो ऑलरेडी यहाँ पे टाइप और नेम आ चुके हैं, तो मुझे लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस टाइप की इनपुट चाहिए। मैं यहाँ से यूज़र से ईमेल लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ईमेल। उसके बाद यहाँ पे मैं नेम दूंगी, ईमेल ही दे देती हूँ। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कहती हूँ एंटर यूर यहाँ मैंने लिख दिया कि एंटर यूर ईमेल। आप अपनी ईमेल एंटर करें। एंटर करने के बाद अब आपको क्या नजर आएगा कि इन दोनों के बीच में आपको स्पेस नजर नहीं आएगी, ये एक ही लाइन पे आपको नजर आएंगे। इसकी वजह क्या है कि मैंने यहाँ पे BR का टैग यूज नहीं किया। जैसे ही मैं BR का टैग यूज करूंगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ। Ctrl+S सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। ये देखें कि ये क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं किया इसने। इसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे BR का टैग यूज नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे BR का टैग यूज करूंगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। BR, ये BR का टैग मैंने इस वजह से यूज किया है कि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करे, और दूसरा BR का टैग मैं इस वजह से यूज कर रही हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, स्पेस आ जाए, मार्जिन आ जाए। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे BR का टैग यूज किया, मैंने जो एक BR का टैग यूज किया था फर्स्ट वाला, वो मैंने इस वजह से यूज किया था कि ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर हो जाए। ये जो आपको बीच में स्पेस नजर आ रही है, ये दूसरे BR के टैग की वजह से नजर आ रही है। इन दोनों में जो स्पेस है वो दूसरे BR के टैग की वजह से है। इसी तरह से मैं अगर पासवर्ड लेना चाहूँ यूजर से, मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट। ये देखें, जैसे मैं इनपुट लिखा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस टाइप की इनपुट चाहिए। मुझे पासवर्ड लेना है यूजर से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पासवर्ड, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ पास। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज करती हूँ, एंटर यूर ये देखें, मैंने यहाँ पे कौन सी टाइप ली है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड की टाइप ली है कि मैं यूजर से पासवर्ड लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, Ctrl+S
लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे BR का टैग यूज़ करना होगा, वरना ये पासवर्ड भी नेक्स्ट लाइन पे नज़र नहीं आएगा, ये उसी लाइन ईमेल वाली लाइन पे मुझे नज़र आएगा, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसको मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ। पेस्ट करने के बाद हम लोग Ctrl+S प्रेस करेंगे। सेव होने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे और इसकी आउटपुट देखेंगे। ये देखें, ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ C कोड, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी पासवर्ड हम लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पासवर्ड वाली फील्ड है ये हमें पासवर्ड की शक्ल की तरह नज़र आ रही है। तो इसकी वजह ये है कि मैंने वहाँ पे टाइप कौन सी दी है, वहाँ पे मैंने टाइप पासवर्ड दी है। तो मैं जिस ईमेल की बात कर रही हूँ, ये देखें, प्लीज़ इंक्लूड @, क्योंकि मैंने ईमेल में क्या होता है, जो मस्ट होता है वो @ होता है। इन द ईमेल एड्रेस Z कोड इज मिसिंग एंड @। तो वो कह रहे जो मैंने यहाँ पे ईमेल दी है उसमें क्या मिसिंग है, उसमें @ मिसिंग है। और ये किस वजह से हमें यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे मैंने टाइप दी है, ईमेल की टाइप दी है, इस वजह से हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे BR यूज़ करने के बाद एक बटन ले लेती हूँ, इनपुट टाइप मुझे क्या चाहिए, सबमिट करवाना है। नेम मैंने देती हूँ सबमिट, उसके बाद वैल्यू मैं कर देती हूँ रजिस्टर। यहाँ पे देखें जो मैंने वैल्यू दी है हमें बटन के ऊपर वही नज़र आएगा। इसको मैं क्या करती हूँ, सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर लेती हूँ रिक्वायर्ड का, रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे जाते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जो वैल्यू के अंदर टेक्स्ट राइट किया था हमें यहाँ पे वही नज़र आ रहा है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं देती हूँ ये ईमेल दे देती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी पासवर्ड ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे नेम एंटर नहीं करती। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगी, तो ये हमें कुछ भी फिलहाल शो नहीं करवा रहा। ये हमें क्यों शो नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे फॉर्म का टैग स्टार्ट ही नहीं किया। तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे जाके फॉर्म का टैग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ फॉर्म, इसको कट करते हैं यहाँ से X और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम दोबारा जाके देखते हैं, सेव करके इसको ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे नेम एंटर नहीं कर रही, जस्ट यहाँ पे मैं ईमेल दे रही हूँ। ईमेल देने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देती हूँ कुछ भी। उसके बाद ये देखें अब भी हमारा रिक्वायर्ड का कीवर्ड यहाँ पे काम कर रहा है। वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट, कि इसको लाजमी फिल करें। इसकी रीज़न क्या है कि हमने वहाँ पे जो रिक्वायर्ड कीवर्ड दिया था तो वो इसको रजिस्टर करने ही नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने मस्ट कर दिया कि आपने इस फील्ड को लाजमी फिल करना है, अदरवाइज आपका ये फॉर्म क्या होगा, रजिस्टर नहीं होगा। तो जिस चीज़ जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली मस्ट हो, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए अब हम उसी फॉर्म की तरफ जाते हैं जिस फॉर्म को मैंने पहले ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। चलिए मैं उस फॉर्म की तरफ आ चुकी हूँ जहाँ से हमने इस फॉर्म को स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं आपको जस्ट अब ओवरव्यू देती जाऊँगी, क्योंकि मैं आपको कम्प्लीटली बता चुकी हूँ कि जस्ट आपके यहाँ पे टाइप चेंज होगी, बाकी आपका जो स्ट्रक्चर होगा, बाकी जो आपका सिंटैक्स होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कलर की बात करें, अगर हम यूजर से कलर लेना चाहते हैं तो जस्ट हम टाइप में क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे। उसी तरह अगर हम यूजर से डेट एंड मंथ लेना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डेट। जैसे हम डेट ऐड करेंगे तो हमें डेट भी डालनी पड़ेगी और मंथ भी। उसके बाद अगर हम यूजर से डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट टाइम का यूज़ करेंगे, डेट टाइम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइफन और उसके बाद लोकल लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें शो करवाएगा कि आपने इसके अंदर डेट और टाइम दोनों डालनी है। अगर हम लोग सिर्फ मंथ लेना चाहते हैं यूजर से तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टाइप में मंथ एंटर करेंगे। तो वो क्या करेगा, यूजर से सिर्फ मंथ की इनपुट लेगा।
अगर हम यूजर से नंबर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे नंबर। जैसे कि हमारा जो आपको कोड नज़र आता है वहाँ पे जो भी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे कंट्री का आपको पूछता है कि आप किस कंट्री से हो, तो हमें +92 पाकिस्तान का हो गया, तो वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो वो किस वजह से हमें नज़र आ रहा होता है, हमें इस नंबर की वजह से नज़र आ रहा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्या दी है, लेंथ दी है। मैं इसको रेस कर देती हूँ, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ कि मैक्स कितना होना चाहिए, 3, मतलब कि हम 3 नंबर से ज़्यादा इसके अंदर इनपुट नहीं दे सकते। जस्ट 1, 2 और 3 यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं चलिए आपको यहाँ तक समझा देती हूँ इसकी, और इसका प्रैक्टिकल वर्क भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पासवर्ड तक मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। यहाँ पे अगर हमने कलर लेना हो यूज़र से तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये हमें साइड से हमें कलर शो हो जाएगा, तो हम यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये कलर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम यूज़र से डेट एंड मंथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अपनी डेट और डेट डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट और टाइम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो हमें ये डेट और टाइम हमें यहाँ पे खुद देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, 3, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PM। तो ये देखें, साथ में हमें डेट भी शो करवा रहा है और टाइम भी शो करवा रहा है। लेकिन जस्ट मैं मंथ लेना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे हमें मंथ की डेट डालनी होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा मंथ सेलेक्ट हो जाएगा। 3 से आगे ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे जो मैक्स लेंथ दी है वो 3 दी है। तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर एंटर होंगे जो जस्ट 3 तक होंगे, उससे ज़्यादा नंबर एंटर नहीं हो सकते। तो वो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए दी थी, आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैक्स लेंथ दे सकते हैं। यहाँ तक देखने के बाद अगर हम बात करें अब रेंज की, रेंज हम लोग किस वजह से लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप में हम क्या दे देंगे, रेंज, कि हम यूजर से रेंज लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमें कुछ वेबसाइट के अंदर हमें ऐसे बार दी जाती है और वहाँ पे हमें कर्सर दी जाता है, जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पे अपनी रेंज लिखते हैं, तो वहाँ पे नंबरिंग दी गई होती है और उस जिस नंबर के ऊपर हमें रेंज फिट करनी होती है उस नंबर की इक्वल जाके हम उसको सेट कर देते हैं। तो ये हम लोग इस वजह से यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बात आती है फाइल अपलोडिंग की। अगर हम यूजर से कोई फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टाइप फाइल लिखने के बाद नेम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, तो वो क्या होगी, वो वहाँ से फाइल अपलोड करेगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जहाँ तक बात की थी मैंने रेंज की, तो यहाँ से क्या होते हैं, हम रेंज सेट करते हैं। यहाँ पे अभी नंबरिंग नहीं दी गई, तो यहाँ पे क्या दी जाती है, नंबरिंग दी जाती है और नंबरिंग के हिसाब से रेंज सेट की जाती है। अब बात आती है फाइल की। अगर हम यूजर से फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं तो यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो ब्राउजर से जाके कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गई, पिक्चर आ गई। तो ये फाइल हम यूजर से अपलोड करवाते हैं और यूजर से इनपुट लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडियो और वीडियो कंट्रोल की। तो चलिए फॉर्म की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ऑडियो का टैग यूज किया हुआ है। ऑडियो का टैग यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके आगे कंट्रोल राइट करेंगे। जब तक आप कंट्रोल नहीं लिखेंगे तो ऑडियो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद हमें क्या देना है, सोर्स देना है। सोर्स मतलब हमने पाथ देना है कि हमारी जो ऑडियो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद हमें टाइप बतानी है कि हमारी जो ऑडियो है वो किस टाइप की है, वो MP3 टाइप की है। उसके बाद हमने ऑडियो का टैग में यहाँ पे दोबारा यूज़ किया हुआ है, वो आपको ये समझाने के लिए कि ये ऑडियो का टैग हम किस वजह से यूज़ करते हैं कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर तब ये ऑडियो प्ले होगा, अदरवाइज ये प्ले नहीं होगा। लेकिन जब हम उसके आगे लूप लगा देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं ऑटो प्ले, तो वो क्या होगा कि वो बार बार चलता रहेगा और हमें खुद प्ले करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। लूप से मतलब कि वो रिपीट होता रहेगा सॉन्ग, आप जो भी चीज़ अपलोड करवाना चाहती हो ऑडियो के जरिए, और वो क्या करेगा, खुद ही प्ले होगा, हमें खुद जाके वहाँ पे प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो प्ले का यूज़ करते हैं। कुछ ब्राउज़र जो होते हैं वो ऑटो प्ले को सपोर्ट करते हैं और कुछ ब्राउज़र ऑटो प्ले को सपोर्ट नहीं करते, तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास होगी ऑडियो। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो की। वीडियो की भी सेम इस तरह है, उसी तरह ही वह काम करता है। जस्ट हम यहाँ पे टैग चेंज जाता है ऑडियो और वीडियो का, वहाँ पे हम लिखते हैं ऑडियो और यहाँ पे लिखते हैं वीडियो। वीडियो के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे जो प्ले का बटन होता है, पॉज का बटन होता है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ऑटो प्ले कि वो
खुद ब खुद चलेगा, हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या, म्यूट, अगर हम उसकी जो वॉइस होती है वो म्यूट करना चाहते हैं कि जस्ट हमें उसकी वीडियो डिस्प्ले हो, हमें उसकी वॉइस डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, म्यूट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन हम क्या देते हैं, विड्थ। विड्थ मैंने यहाँ पे इस वजह से दे रखी है कि मेरी वीडियो काफ़ी उसकी विड्थ काफ़ी लंबी थी, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या दिया, यहाँ पे विड्थ दिया। उसके बाद हमें क्या देना है, यहाँ पे सोर्स देना है। सोर्स देने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे बताना होगा कि हमारी जो वीडियो की फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे अपना सोर्स दिया हुआ है। उसके बाद हमें उसकी टाइप बतानी है, जैसे हमने ऑडियो की टाइप बताई थी तो वैसे हमने वीडियो की टाइप बतानी है कि मेरी जो फाइल है वो MP4 की है। तो ये हमारे पास वीडियो का टैग हो गया। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसको हम क्या करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑडियो है और ये मेरे पास जिसके ऊपर मैंने लूप लगाई हुई है। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको प्ले करूँ और इसको प्ले करूँ, मैं इसकी वॉइस को म्यूट कर देती हूँ और इसकी वॉइस को म्यूट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे आती हूँ, इसको यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ और इसको भी यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ। ड्रॉप करने के बाद आप देखिएगा कि मैं इसको खुद प्ले नहीं करूँगी, ये ऑटोमेटिकली खुद ही प्ले हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है कि मैंने जो वहाँ पे लूप लगाई हुई है तो उस वजह से ये खुद प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया है और ये देखें कि ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसको दोबारा अगर हमें चलाना होगा तो मुझे इस प्ले के बटन पे क्लिक करना होगा, देन ये प्ले होगा, अदरवाइज ये प्ले नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे प्ले के बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, खुद ही प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करें वीडियो की, तो जो वीडियो हमारे पास यहाँ पे देखिए प्ले हो रही है और इसकी जो वॉइस है वो ऑलरेडी म्यूट है। मुझे म्यूट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, मैंने यहाँ पे म्यूट का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये थे हमारे पास ऑडियो और वीडियो। अगर आप अपनी वेबसाइट में ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं, वीडियो यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप इन टैग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो बटन की। रेडियो बटन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? रेडियो बटन हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हम यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि आपके पास इतने ऑप्शन है, आप इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या रेडियो बटन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर, कि अगर आप अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनपुट, मुझे इनपुट चाहिए, टाइप कौन सी है, रेडियो है, और यहाँ पे नेम मैंने क्या दिया, जेंडर दोनों का नेम सेम दिया है। इसकी लॉजिक भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैंने वैल्यू मेल और फीमेल दी है। अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कीजिए। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, जब मैं मेल पे क्लिक करती हूँ तो ये मेल पे टिक होता है, लेकिन जैसे मैं फीमेल पे क्लिक करती हूँ तो ये फीमेल पे टिक होता है। इसकी रीज़न ये है कि इन दोनों में से जस्ट मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ, एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकती। इसकी रीज़न क्या है, मैंने जो नेम दिया हुआ है, नेम के अंदर जो मैंने जेंडर सेम नेम दिया है वो है। अगर मैं वहाँ पे जाके नेम चेंज कर देती हूँ, नेम चेंज करने के बाद हम इस दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाती हूँ। आगे मैं यहाँ पे लिख दूँ मेल और मैं यहाँ पे लिख दूँ फीमेल। इसको मैं सेव कर दूँ। सेव करने के बाद अब क्या होगा कि हमारा नेम चेंज होने की वजह से उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने इन दोनों में से ऑप्शन कौन सी बतानी है। तो हमें क्या होगा, वो हमें नहीं रोकेगा कि हम जस्ट एक बटन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बटन सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने मेल पे क्लिक किया और फीमेल पे क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। उसकी रीज़न मैंने आपको भी बताई है कि नेम चेंज होने की वजह से उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है या दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हैं। यूजर से मल्टीपल ऑप्शन देना चाहते हैं और उसमें से जस्ट एक ऑप्शन चाहते हैं कि जस्ट आप एक पर क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नेम में जाके नेम सेम देंगे, तब जाके यूजर उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं चेक बॉक्स की। तो चेक बॉक्स आपको पता है कि आपने क्या करना होता है कि मल्टीपल आपको चॉइस होती है आपके पास, आप एक से ज़्यादा चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे चेक बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर मैं चाहूँ कि मेरी जो फेवरेट हॉबी है वो गार्डनिंग भी है और वो बुक रीडिंग भी है, तो मैं इन मल्टीपल ऑप्शंस में से क्या कर सकती हूँ, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो चेक बॉक्स का इस्तेमाल इस वजह से होता है। अब यहाँ पे देखें कि जस्ट बाकी जो सिंटैक्स है वो सेम है। यहाँ पे हमने जस्ट टाइप चेंज किए, यहाँ पे भी हमने टाइप चेंज किए। अगर हम चेक बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि यहाँ पे बाकी जो सिंटैक्स है वो सेम है, जस्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स टाइप चेंज हो रही है, तो टाइप चेंज होने की वजह से हमारी जो फंक्शनलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि बाकी सारा सिंटैक्स सेम आ रहा है, जस्ट हमारी टाइप चेंज हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। चेक बॉक्स के बाद हम बात करते हैं सिलेक्ट बॉक्स की। जो सिलेक्ट बॉक्स है वो किस वजह से यूज होता है। जो सिलेक्ट बॉक्स है वो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन गिवन होते हैं और उसमें से हमने क्या करना होता है, हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है या मल्टीपल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट में देखा होगा कि आपको मुख्तलिफ कंट्रीज दी जाती हैं। जैसे ही आप उसकी बटन पर क्लिक करते हो आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट ओपन हो जाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज दी जाती हैं और आपने उसमें से किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, आपने उसमें से किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होता है। तो वो किसके जरिए होता है, वो सिलेक्ट बॉक्स के जरिए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। तो टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया था कि बाकी जो हमने ऊपर इनपुट कंट्रोल्स पढ़े हैं वो उसमें से जस्ट यूजर एक लाइन की इनपुट दे सकता है, स्पेसिफिक इनपुट दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करें टेक्स्ट एरिया की तो इसमें यूजर अपनी डिटेल दे सकता है, इसमें नंबर ऑफ लाइन्स इनपुट दे सकता है। यहाँ पे हम लोग रोज बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम डिस्क्रिप्शन देना या आप कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे इंटर डिस्क्रिप्शन हेयर, तो ये यहाँ पे उसे ऑलरेडी लिखा हुआ नजर आएगा कि आपने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का टैग हमने क्लोज कर देना है। तो चलिए हम इसको जाके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये नंबर ऑफ लिस्ट ओपन हो जाती है। मैं जैसे यहाँ पे लुधियाना क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास ये शो हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ लाइन्स की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप इसमें एक लाइन से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेलो आई एम वेब डिज़ाइनर। इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स की इनपुट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैं यहाँ पे दो बटन डाले, एक रजिस्टर का, कैंसिल का, कि जब ये तमाम फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दें, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, इनपुट ली है। यहाँ पे देखें बटन कंट्रोल्स, इनपुट टाइप सबमिट, कि मैंने सबमिट करवाना है, इनपुट टाइप सबमिट, नेम यहाँ पे मैंने कैंसिल करवाना है। तो अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फॉर्म क्रिएट करना बताया कि हम HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह।